इस फिल्म की शुरुआत में हम हॉपर नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट को देखते हैं जो एक बीहड़ में कुछ ढूंढ रहा होता है। उसका डॉग भी उसके साथ होता है। तभी हॉपर को पहाड़ी के ऊपर एक केव नजर आती है। हॉपर उसे देखने के लिए उसके पास आता है। हालांकि हॉपर का डॉग उसे इशारों से वहां जाने से मना करता है, लेकिन हॉपर अपने डॉग को इग्नोर करते हुए उस केव के पास आ जाता है। तो उसे केव के अंदर एक आदमी नजर आता है जिसके हाथ में गन होती है। हॉपर उस आदमी को आवाज लगाता है, लेकिन अजीब बात यह थी कि वो आदमी बिल्कुल भी मूव नहीं करता। ये देखकर हॉपर बहुत ज्यादा डर जाता है और वहां से वापस अपने घर आ जाता है, जहां हॉपर के स्टूडेंट जेकी और टेलर उससे पूछते हैं कि क्या आपको वो मिले। तो हॉपर उन्हें बताता है कि मुझे उनकी वैन मिल गई है, मैं जल्द ही उन्हें भी ढूंढ लूंगा। दरअसल आज से कुछ साल पहले हॉपर के पेरेंट्स भी उस जगह पर कुछ ढूंढने गए थे, पर वो दोनों ही रहस्यमय तरीके से कहीं गायब हो गए थे और तब से हॉपर उन्हें ढूंढने में लगा है। टेलर और जेकी हॉपर से कहते हैं कि कल हम भी आपके साथ चलेंगे, पर हॉपर उन्हें मना कर देता है। वो कहता है कि वो जगह बहुत ही अजीब है जहाँ पर अनदेखा खतरा हो सकता है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों यहीं पर रहो। ये कहकर हॉपर अपने कमरे में चला जाता है और अगले सुबह फिर से उस जगह पर आता है जहाँ वो सबसे पहले एक बड़ी सी रस्सी को एक पत्थर से बांधता है और फिर अपनी टॉर्च ऑन कर उस केव के अंदर जाने लगता है। तो वो देखता है कि वो कल वाला आदमी अभी भी उसी पोजीशन में खड़ा है। हॉपर फैसला करता है कि वो आज इस बात का पता लगा कर रहेगा कि आखिर इस केव के अंदर ऐसा क्या है जो ये आदमी कल से उसी जगह पर खड़ा है। हॉपर दबे पांव आगे बढ़ता है तो उसे अपने सामने एक अजीब सी अनदेखी दीवार महसूस होती है। हॉपर उसे हाथ लगाकर देखने लगता है तो वो दीवार वाइब्रेट हो रही होती है। हॉपर हिम्मत जुटाकर उस दीवार को पार कर लेता है। हॉपर जैसे ही उस दीवार को पार करता है तो वो देखता है कि उसके सामने खड़ा आदमी भी चलने लगा है। ये देखकर हॉपर हैरान हो जाता है। अब इस बात को 2 दिन गुजर जाते हैं तो टेलर और जेकी को हॉपर की चिंता होने लगती है। टेलर जेकी से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हम दोनों उन्हें ढूंढ लेंगे। पर इनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी, इनके पास वहाँ तक पहुँचने के लिए गाड़ी नहीं थी। यहाँ जेकी टेलर को याद दिलाती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड केरा के पास जीप है। टेलर तुरंत केरा को कॉल करता है और उसे बताता है कि मैं और जेकी एक एडवेंचर जगह पर जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ चलोगी। केरा बिना देर किए हाँ कर देती है तो टेलर उसे उसकी जीप लाने को कहता है। केरा के डैड भी टेलर को पसंद करते हैं, इसीलिए वो केरा को वहां जाने से मना नहीं करते। केरा की छोटी बहन विशेष को भी अपने प्रोजेक्ट के लिए ऐसी ही जगह की तलाश थी, तो वो भी केरा के साथ चल पड़ती है। रास्ते से विशेष अपने बेस्ट फ्रेंड फॉबी को भी ले लेती है, जिसके बाद ये पांचों उस जगह पर आ जाते हैं। तो ये देखते हैं कि हॉपर की गाड़ी वहीं पर है, साथ ही ने वहाँ पर एक वैन भी खड़ी दिखाई देती है। तो इन्हें चेक करने पर पता चलता है कि ये वैन प्रोफेसर हॉपर के पेरेंट्स की है। टेलर और जेकी समझ जाते हैं कि हॉपर यहाँ पर अपने पेरेंट्स की तलाश में आए थे। अब ये पांचों अलग अलग होकर हॉपर को ढूंढने लगते हैं। तभी जेकी को वहाँ पर एक रस्सी मिलती है जो केव के अंदर जा रही होती है। ये पांचों उसे फॉलो करते हुए केव के अंदर आ जाते हैं। आगे बढ़ने पर इन्हें एक बहुत गहरी खाई नजर आती है, तो ये लोग छोटे बच्चे फोबी को वहीं पर रुकने को कहते हैं। टेलर उसे एक वॉकी टॉकी देता है और उसे कहता है कि हम लोग नीचे खाई में जा रहे हैं, अगर बाहर तुम्हें कुछ भी दिखाई दे तो तुम हमें तुरंत बता देना। इसके बाद ये चारों रस्सी के जरिए नीचे आ जाते हैं। अभी ये लोग कुछ ही नीचे जाते हैं कि इन्हें भी एक अनदेखी दीवार महसूस होती है। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या है। फिर सीन कट होता है और हम प्रोफेसर हॉपर को देखते हैं जो ये बात नोटिस करता है कि केव के बाहर का समय बहुत तेजी से गुजर रहा है। यहाँ हमें इस बात का भी पता चलता है कि इस केव के बाहर की दुनिया का समय बिल्कुल ठीक चल रहा है, लेकिन जो इंसान इस केव के अंदर है उसका समय बहुत ज्यादा स्लो चलता है, यानी बाहर की दुनिया की 1 सेकंड इस केव के अंदर 1 दिन के बराबर है। इसीलिए हॉपर को रात और दिन गुजरने का टाइम ऐसा लग रहा है जैसे कोई लाइट ब्लिंक कर रही हो। यहाँ आपको बता दे दोस्तों कि जब हॉपर ने बाहर से उस आदमी को केव के अंदर देखा था तो हॉपर को लगा था कि वो आदमी एक जगह पर रुका है, जबकि असल में वो चल रहा था। और अंदर के स्लो टाइम की वजह से हॉपर को लगा कि ये आदमी एक जगह पर ही रुका है। अब यही कारण था कि जब हॉपर उस स्लो टाइम के अंदर पहुंचे तो वो आदमी हॉपर को चलता हुआ नजर आने लगा, क्योंकि अब इन दोनों की टाइम की स्पीड एक ही थी। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ऐसा इस केव के अंदर क्या है जो इसका समय बाहर की दुनिया से इतना ज्यादा स्लो है। तो इसका सबसे बड़ा कारण यहाँ मौजूद फाउंटेन ऑफ द यूथ है, यानी जवान कर देने वाला पानी। उस पानी की वजह से ही यहाँ का टाइम इतना ज्यादा स्लो है और इसी पानी की तलाश में हॉपर के पेरेंट्स भी यहाँ आए थे। उधर वो चारों किसी तरह नीचे आ जाते हैं। अब ये लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी इन्हें उस केव के अंदर
से एक बहुत भयानक आवाज आती है, जिसे सुनकर ये लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तो केरा इन्हें वहाँ से वापस चलने को कहती है। अब जैकी सबसे पहले रस्सी के जरिए ऊपर चढ़ने लगती है, पर आधे रास्ते में पहुँचते ही जैकी की रस्सी टूट जाती है और जैकी टेलर के ऊपर आकर गिरती है, जिसकी वजह से जैकी का पैर और टेलर के हाथों की उंगलियां टूट जाती हैं। अब इन्हें लगता है कि शायद मस्ती में फर्बी ने इनकी रस्सी काटी है। टेलर वॉकी टॉकी से फर्बी को कांटेक्ट करता है, तो फर्बी बहुत ज्यादा दर्द में होता है। वो टेलर से कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तभी इन्हें एक आवाज आती है, तो आगे बढ़ने पर ये लोग देखते हैं कि वहाँ पर फर्बी की डेड बॉडी पड़ी है। उसे देखकर ये चारों हैरान हो जाते हैं। इन्हें कुछ समझ नहीं आता कि ये लोग अभी तो उसे ऊपर सही सलामत छोड़ कर आए थे, तो वो नीचे गिर के कैसे मर सकता है। टेलर पता लगाने के लिए फर्बी के कैमरे की फुटेज को देखने लगता है और इन्हें पता चलता है कि ये लोग भले ही इस केव के अंदर अभी आए हैं, मगर बाहर 4 दिन गुजर चुके थे। 4 दिन इंतजार करने के बाद फर्बी के पास खाने का सामान भी खत्म हो चुका था, इसीलिए वो इन्हें देखने के लिए उस केव के अंदर आ रहा था। पर बीच रास्ते में ही उसकी रस्सी टूट गई थी और वो नीचे गिर गया था। और ये लोग देखते हैं कि उसे कुछ अजीब से लोगों ने आकर मार दिया था। ये सब देखने के बाद ये चारों शॉक्ड हो जाते हैं। केरा अपने दोस्तों से कहती है कि हमें किसी भी तरह यहाँ से निकलना होगा, पर बिना रस्सी के बाहर जाना मुमकिन नहीं था। तभी इन्हें ऊपर एक बड़ा सा हॉल नजर आता है। अब क्योंकि टेलर और जैकी तो जख्मी थे, तो केरा उस हॉल के पास पहुँचने के लिए ऊपर चढ़ने लगती है। अब केरा जैसे ही ऊपर आती है तो बाहर का मंजर देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि जहाँ कभी घना जंगल था अब वहाँ पर कुछ भी नहीं था। ये पूरी दुनिया एक पथरीली जगह में बदल चुकी थी और बाहर की हवा भी जहरीली हो चुकी थी। केरा देखती है कि एक बहुत बड़ा रेत का तूफान तेजी से उसकी तरफ आ रहा है। उसे समझ नहीं आता कि केव में अभी उन्हें कुछ ही घंटे गुजरे हैं और बाहर कई हजार साल बीत चुके हैं। दुनिया पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। अभी केरा आसमान में एक अजीब से स्पेसशिप को देखती है। केरा अपने कैमरे से हर चीजों की रिकॉर्डिंग कर नीचे आ जाती है और अपने दोस्तों को बताती है कि बाहर सब कुछ बदल चुका है, पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है। पर केरा के दोस्तों को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता, तो केरा उन्हें बाहर की वीडियो फुटेज दिखाती है, जिसे देखकर ये लोग बुरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं। उनका दिमाग ये मानने को तैयार नहीं था कि इतने कम समय में ऐसा कैसे हो सकता है, पर वीडियो फुटेज को वो लोग झुटला नहीं सकते थे। अब ये चारों बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया में इनके लिए कुछ नहीं बचा था और केव के अंदर ये लोग अपनी पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकते थे। और अगले ही पल एक बहुत चमकती लाइट इनके पास आकर गिरती है, जो देखते ही देखते एक सीढ़ी बन जाती है। उस सीढ़ी से एक आदमी नीचे आता है, जिसने एक रोबोटिक सूट पहन रखा होता है। वो आदमी तकरीबन 8 फीट का था। वो एक नॉर्मल इंसान ही था, पर बाहर हजारों साल गुजर चुके हैं, तो अब इंसान 8 फीट के होने लगे हैं। साथ ही वो अब बहुत ज्यादा एडवांस भी हो चुके हैं। वो चारों उसे देखकर डरने लगते हैं, तो वो आदमी उन्हें कहता है कि मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारी ही तरह एक इंसान हूँ। पर तभी उस आदमी के ऊपर कुछ जंगली लोग हमला कर देते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि जंगली लोग भी कभी इस केव के अंदर आकर फंसे हो गए। इसी दौरान वो चारों निकलकर वहाँ से एक दूसरी जगह पर आ जाते हैं, जहाँ इन्हें होपर के पेरेंट्स की डेड बॉडी मिलती है। ये लोग समझ जाते हैं कि ये दोनों भी कभी इन्हीं की तरह इस केव के अंदर आए थे और इन जंगली लोगों ने इन्हें खतरा समझकर मार दिया होगा। तभी कुछ जंगली लोग इन्हें भी देख लेते हैं और इनके ऊपर हमला कर देते हैं। टेलर अपने तीनों दोस्तों को वहाँ से भगा देता है और खुद उन जंगली लोगों से भिड़ जाता है। वो जंगली लोग टेलर को कुछ ही मिनटों में खत्म कर देते हैं, पर तभी वहाँ पर वो भविष्य से आया इंसान आ जाता है, जो टेलर को उठाकर वहाँ जमा पानी के अंदर डाल देता है और कुछ ही मिनटों में टेलर दोबारा जिंदा हो जाता है। उस पानी की वजह से उसका हाथ भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये पानी उसी फाउंटेन का है, जिसे हेलिंग वाटर भी कहते थे। यानी ये पानी इंसान को जवान तो रखता ही था, साथ ही वो इन्हें ठीक भी कर सकता था, इससे पहले कि ये लोग कुछ और समझ पाते। तभी वो जंगली लोग दोबारा आकर फ्यूचर से आए इंसान पर हमला कर देते हैं। वो लोग इस बार उसका मास्क उतार देते हैं, जिसकी वजह से उस आदमी को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और वो धीरे धीरे मरने लगता है। पर तभी वो अपने हाईटेक सूट के जरिए टेलर और उसके दोस्तों को एक वीडियो दिखाता है, जिसमें ये लोग देखते हैं कि इनके पेरेंट्स कई साल से इनका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये पांचों उन्हें बिना बताए यहाँ पर आए थे। साथ ही वो इन्हें ये भी दिखाता है कि दुनिया कैसे तबाह हुई है और बस यही मैसेज देने के लिए वो इंसान यहाँ पर आया था। यहाँ क्यारा को समझ आ जाता है कि ये इंसान उसी स्पेसशिप से आया है जो उसने बाहर देखी थी। टेलर परेशान होकर वहाँ से दूसरी तरफ आ जाता है, जहाँ उसे प्रोफेसर हॉपर मिलते हैं, जो कि बहुत बुरी तरीके से जख्मी होते हैं। टेलर यहाँ पर एक और वॉल को देखता है, जिसके अंदर टाइम और भी ज्यादा स्लो होता है। यहाँ मौजूद इंसान देखने में स्टैचू की तरह लग रहे थे। ये लोग प्राचीन दुनिया के थे, जो उसी फाउंटेन ऑफ द यूथ के लिए लड़ रहे थे। टेलर उस वॉल के अंदर जाने लगा
लगता है, पर तभी हॉपर उसे रोक देता है। वो टेलर से कहता है कि तुम उस पार मत जाना, वरना वो लोग तुम्हें मार देंगे। उधर क्यारा को वो इंसान मरने से पहले बताता है कि तुम स्पेसशिप पर अपनी लाइफ अच्छे से गुजार सकती हो। वहीं टेलर हॉपर को लेकर वहाँ से निकलने लगता है, पर हॉपर बहुत बुरी तरीके से जख्मी होता है। वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता, इसीलिए हॉपर उसे कहता है कि तुम बाकी लोगों के साथ यहाँ से निकल जाओ, मेरी फिक्र मत करो। इसके बाद ये चारों उस हाईटेक सीढ़ी को ऑन कर ऊपर चढ़ने लगते हैं। सबसे आगे क्यारा होती है, जो देखती है कि उस हॉल के ऊपर पानी है। क्यारा उस पानी को छूकर देखने लगती है, पर तभी एक अजीब सा क्रीचर उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींच लेता है। अब क्यारा जैसे ही ऊपर जाती है तो केव के अंदर का टाइम स्लो हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्यारा अब उस केव से बाहर आ चुकी थी, तो बाहर से देखने में उसे ऐसा लग रहा था जैसे केव के अंदर के लोग वहीं पर रुके हैं। अभी वो क्रीचर क्यारा के मुंह पर एक अजीब सा मास्क लगा देता है। कुछ देर के बाद उस पानी से हाईटेक रस्सियां बाहर आती हैं, जो टेलर, जैकी और कैरा की बहन को पकड़ लेती है। और अगले ही पल कैरा उस पानी से बाहर आती है, जो कि अब पूरी तरह से बदल चुकी होती है। अब ये लोग एक एक कर पानी के अंदर चले जाते हैं। वो जंगली लोग इन्हें देखते ही रह जाते हैं। क्यारा केव में मौजूद अपने सभी साथियों को उस स्पेसशिप में ले आती है। शिप में आने के बाद फार्बी और हॉपर भी जिंदा हो जाते हैं, क्योंकि क्यारा उस फाउंटेन पानी को अपने साथ ले आई थी। अब इन लोगों का प्लान मार्स की तरफ जाना था। अब ये स्पेसशिप इन लोगों की छोटी सी दुनिया थी। यहाँ ये लोग मिलकर फैसला करते हैं कि पहले ये लोग इस केव के अंदर जाएंगे और बाकी बचे लोगों को शिप के अंदर लेकर आएंगे। ऐसा ये लोग इसलिए कर रहे थे क्योंकि दुनिया में अब बस उस केव के अंदर ही लोग बचे थे। और यही हमारी इस बेहतरीन मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।